स्वागत है आपका बिलासा कृषि की कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीट। ठीक है, तो वीट के बारे में क्या क्या जानकारी है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो वीट में आप सबसे पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं उनका बॉटनिकल नेम। ठीक है, क्या है बॉटनिकल नेम, तो क्या होता है उसका, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिप्टिकम स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्टिकम स्पीसीज क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसका जो है बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे ट्रिप्टिकम वेलगेयर हो गया, ट्रिप्टिकम मोनोकोकम हो गया, और ऐसे करके बहुत सारे इसका ट्रिप्लॉइड डिप्लॉइड ये सारे चीज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको ट्रिप्टिकम स्पीसीज कहा जाता है। लेकिन अगर मेनली कौन सा है, तो अगर मेनली बात की जाए जो ज़्यादा कल्टिवेशन होता है वो है ट्रिप्टिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिप्टिकम एस्टिवम को याद रखना है। ठीक है, किसको याद रखना है, ट्रिप्टिकम एस्टिवम को याद रखना है। फिर इसके फैमिली को बात करते हैं, तो फैमिली जो होता है पोएसी। ठीक है, पोएसी, इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेमिनी। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो अलग अलग जो इसका जो स्पीसीज है उसके अनुसार उसका अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है। फिर भी आप किसको याद रखिएगा, जो मेन है, ठीक है, वो है 2n = 42। ठीक है, और ये क्या है, ये है हेक्साप्लॉइड। क्या है, हेक्साप्लॉइड। कौन सा है ये, हेक्साप्लॉइड का है। क्वेश्चन भी वो आता है कि हम किस प्रकार का जो वीट होता है उसको ग्रोइंग करते हैं मैक्सिमम, तो वो हेक्साप्लॉइड जो वीट होता है उसको हम ग्रोइंग करते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा। और अलग अलग जो स्पीसीज है उसके अनुसार अलग अलग, जैसे क्या होता है, और टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड का कितना रहता है, तो 2n = होता है, 2n = होता है, इसका जो होता है 2n = टेट्राप्लॉइड होता है 28। एक और होता है डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड का कितना होता है, तो इसका होता है 2n = होता है 14। तो इसको याद रखिएगा। ओरिजिन की बात करें तो इसका साउथ वेस्ट एशिया। क्या है ओरिजिन इसका, साउथ वेस्ट एशिया बुक। और इसको उसमें भी याद रखिएगा, क्या कई बुक में आपको मिलेंगे, टर्की। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के बेस पे आपको याद रखना है क्या, साउथ वेस्ट एशिया। क्या याद रखना है, साउथ वेस्ट एशिया आपको याद रखना है। और ये जो है बहुत कंफ्यूजन करता है, क्योंकि राइस का क्या है, राइस का है साउथ ईस्ट एशिया। राइस का क्या है, राइस का है साउथ ईस्ट एशिया है, और वीट का क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। दोनों में कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको याद रखने का तरीका ये है कि वीट को, वीट फॉर W याद रखना, वीट फॉर वेस्ट, वीट फॉर वेस्ट। तो साउथ वेस्ट एशिया किसका है, वीट का है, और साउथ ईस्ट एशिया किसका है, राइस का है। किसका है, राइस का है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरिया। तो एरिया के बाद में सबसे ज़्यादा एरिया किस देश में है, तो वो है इंडिया में। वीट का सबसे ज़्यादा एरिया किस देश में है, तो इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका है, तो यूपी में है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है चाइना, इंडिया है और सेकेंड नंबर पे। और इंडिया में कौन करता है, तो इंडिया में करता है यूपी करता है। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में है पंजाब। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करता है पंजाब, क्योंकि ये जो है 100% इरीगेटेड 100% इरीगेटेड कल्टीवेशन करता है किसका, वीट का। ठीक है, यहाँ इरीगेशन का सोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रोडक्टिविटी, आप राइस में भी इसका प्रोडक्टिविटी पंजाब में ही ज़्यादा है। ठीक है, राइस का प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है, पंजाब में है। प्लस ये लोग और क्या यूज़ करते हैं पंजाब वाले, ये लोग करते हैं हाईली फर्टिलाइज़र। ठीक है, हाईली फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं कौन, ये पंजाब। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस जो है वो है क्या है, स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइक बोलते हैं जिसको, और क्या बोलते हैं, ईयर या ईयर हेड। तीनों चीज़ याद रखिएगा। इसके जो इन्फ्लुएंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, ईयर कहते हैं, या ईयर हेड कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो तीनों चीज़ को भी याद रखिएगा। फ्रूट टाइप तो जितने भी जो सीरियल्स क्रॉप होते हैं उनका कहा जाता है कैरीओप्सिस। क्या कहा जाता है, कैरीओप्सिस। जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं
जितने भी सीरियल्स क्रॉप है उनके फ्रूट जो टाइप होता है उनको कहा जाता है कैरीओप्सिसी कहा जाता है। बात करें इनके टेस्ट वेट का, तो वीट का जो टेस्ट वेट रहता है, गेहूं का जो टेस्ट वेट रहता है वो 40 ग्राम रहता है। ठीक है, टेस्ट वेट क्या होता है कि 1000 दिन का दाना क्या रहता है, छोटा रहता है, तो उनका 1000 दानों का वेट रहता है, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। ठीक है, और 100 दानों का वजन रहता है, उसको कहा जाता है टेस्ट इंडेक्स। क्या कहा जाता है, टेस्ट इंडेक्स किसको बोलते हैं, 100 दानों का वजन को, और 1000 दानों के वजन को क्या कहा जाता है, टेस्ट वेट कहा जाता है। तो वीट का जो टेस्ट वेट कितना होता है वो 40 ग्राम होता है, और इसका एक वीट होता है, ठीक है, उसको भी पूछा जाता है फेलेरिस माइनर। ठीक है, फेलेरिस माइनर जो होता है, इसका जो टेस्ट वेट की बात करेंगे तो इसका जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितना, 2 ग्राम जो होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि जो उनका फेलेरिस माइनर, इसको गेहूंसा बोलते हैं, ठीक है, या गेहूंसा बोलते हैं, उसको याद रखिए, या गेहूं का मामा भी कहा जाता है इस वीड को। जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला भी वीड कौन सा है, वीड कौन सा है, वीट को मतलब गेहूं को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो है फेलेरिस माइनर, इसका जो रहता है वो 2 ग्राम रहता है। स्टार्टिंग के एज में आप दोनों को जो जब तक इनका फ्लोरिंग नहीं आ रहा था तब तक आप दोनों में कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कौन सा वीट है और कौन सा जो ये फेलेरिस माइनर यानी गेहूंसा है। ठीक है, दोनों का जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर जो रहता है लगभग सेम रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिमिक्री वीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिमिक्री वीड्स कहा जाता है। किसका, वीट का, गेहूं का। प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लूटीन। कौन सा पाया जाता है, ग्लूटीन पाया जाता है। इसकी जो मात्रा रहता है वो 8 से 10% रहता है। प्रोटीन की मात्रा गेहूं में कितना रहता है, 8 से 10% रहता है। और कौन सा इस प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, ग्लूटेन प्रोटीन जो पाया जाता है। ठीक है, राइस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओरिजिनिन पाया जाता है। क्या, ठीक है, ओरिजिनिन पाया जाता है। ये ग्लूटीन जो होते हैं बेकिंग क्वालिटी के लिए या बेकरी जो क्वालिटी रहता है उसके लिए बेटर रहता है। रोटी का जो फूलने का जो कारण होता है वो क्या होता है, ये ग्लूटीन ही होता है। क्या होता है, ये ग्लूटीन होता है। और इसमें कौन सा जो कंटेंट होता है रिच सोर्स में, तो उसमें रहता है प्रोटीन में नियासिन और थायमिन। याद रखिए, प्रोटीन में और कौन सा कंटेंट होता है, तो प्रोटीन में और कंटेंट होता है रिच सोर्स में। कौन सा सोर्स में, राइस वीट में जो रिच सोर्स में रहता है कौन सा, नाइसिन और थायमिन जो रहता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसको याद रखिए। तो ये तो कॉमन चीज़ है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो बहुत लोगों को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके मार्फोलॉजी। क्या है मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो इसका जो मार्फोलॉजी होता है, तो पहले ही आपको बताया था कि जितने भी क्या होते हैं सीरियल्स क्रॉप होते हैं उनमें कैसा रूट्स पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है फाइब्रस। इस प्रकार के रूट्स को क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। ठीक है, फाइब्रस रूट। ठीक है, क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और आपको जर्नल के लिए बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या करिए, हम लोग ये सीड उगाए, ठीक है, क्या कर दिए हम लोग, सीड। तो सीड का ये इस तरह से होगा और एक इस तरह से बढ़ेगा जो स्टेम जाके बनाता है। ठीक है, तो जो इधर रूट्स बनाता है उसको कहा जाता है क्या, रेडिकल। रेडिकल। और ये जो स्टेम बनाता है इसको कहा जाता है क्या, इसको जो कहा जाता है फ्लूमोन। तो याद रखिएगा, सीड का जो भी सीड रहेगा उसका स्टेम बनाने का कार्य कौन करता है, तो प्लूमोन करता है। और सीड का जो रूट बनाने का कौन काम करता है, तो रेडिकल। रूट फॉर रेडिकल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। और इसका जो वीट रहता है उसके रूट की बात करेंगे, इसमें 2 तरह से रूट्स होते हैं। कितने तरह से होते हैं, 2 तरह से रूट्स होते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, आपको बताया था। राइस वगैरह में आप देखिएगा, इसको फाइब्रस उसको हटाते हैं इनमें। देखिए ये जो जैसे वीट का प्लांट हो गया, तो वीट के प्लांट में क्या होता है, नोड्स पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, नोड्स। ये जो रहता है गन्ना में सबसे ज़्यादा डेवलप रहता है, इसको क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच को क्या कहा जाता है, इंटर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर नोड कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो
जैसे क्या हो गया, ये जो सीड का डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट के बाद इस तरह से जो रूट निकलता है ये जो रहता है टेम्पररी रूट्स रहता है। क्या रहता है? टेम्पररी। ठीक है, ये जो रहता है क्या रहता है? टेम्पररी रूट्स रहता है, जो कि 20 दिनों तक में क्या हो जाता है? डेट हो जाता है। स्टार्टिंग में जो उनका रूट्स निकलता है वो क्या रहता है? टेम्पररी रूट्स रहता है। इनका जो मेन जो रूट्स निकलता है, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से इनका जो रूट्स निकलता है, ठीक है, और ये रूट्स कब निकलता है? तो ये रूट्स निकलता है 20 दिनों में। ठीक है, 20 से 25 दिनों में, 20 से 25 दिनों में निकलता है, जिसको कौन सा रूट्स कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्राउन रूट्स। क्या कहते हैं? क्राउन रूट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो निकलता है, ये जो रूट्स रहेगा वो अर्ली स्टेज में निकलता है। कब निकलता है? अर्ली स्टेज में, जब हम लोग गेहूं को उगाते हैं। ठीक है, गेहूं को उगाते हैं तो जिस तरह से ये जर्मिनेशन होगा, उसके बाद ये रूट उत्पन्न होगा, तो इसको ये टेम्पररी रूट्स होता है, जो 20 दिनों में क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। 20 दिनों के बाद क्या होता है? 20 दिनों तक में एक नया रूट्स उत्पन्न होता है, जिसको कहा जाता है क्राउन रूट्स। क्या कहा जाता है? क्राउन रूट्स कहा जाता है। ठीक है, क्राउन मतलब क्या होता है? क्राउन मतलब होता है मुकुट। ठीक है, या मुकुट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा? क्राउन, इस तरह से राजा का मुकुट। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्राउन रूट्स कहा जाता है। जैसे कि मैं ये यहाँ पे एक देखिए, ये इसका क्राउन टाइप का लग रहा है। क्राउन मतलब क्या हो गया? मुकुट टाइप का। तो इस तरह से रूट जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? क्राउन रूट्स कहा जाता है। क्राउन रूट जो रहता है 20 से 25 दिनों में निकल जाता है, स्पेशली किस दिन में? 21 दिनों में। ठीक है, स्पेशली डेट कौन सा है? 21 दिनों में रहता है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज रहता है। ठीक है, कि जिस समय अगर हम क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, CRI, इस समय जब निकलता है ये CRI जो रहता है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो ये रूट निकलता है, इस समय हम अगर वाटर नहीं देते हैं, ठीक है, 21 दिनों में वाटर नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। ठीक है, लॉस कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो ये जो रूट्स रहता है ये ऊपर ही में रहता है, मतलब सॉइल के जस्ट नीचे। ये क्या हो गया? जैसे कि ये सॉइल हो गया, तो सॉइल के नीचे में जस्ट रहता है। अब ये जो सॉइल क्या होगा कि जब मॉइस्चर कम होने लगता है, क्या होता है? मॉइस्चर कम होने लगता है, तो ये जो होगा सूखने लग जाएगा। ये रूट्स क्या हो जाएगा? सूखने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि नमी बनाए रखने के लिए हमको जो पहला जो स्टेज रहता है 21 दिनों में CRI, उस समय हमको पानी देना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ये तो खैर आप जो क्रिटिकल स्टेज है उसमें देख लेंगे। इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम ये नोट्स रहता है, ये तो बता दिया। यही नोट से क्या निकला रहता है? इस तरह से लीफ निकले रहते हैं। ठीक है, नोट से ही क्या निकले रहते हैं? लीव्स निकले रहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहेंगे सारे क्या है? लीव्स है। ये नोट्स वगैरह से निकले रहते हैं। बात इनका ऊपर का जो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? स्पाइक है। ये क्या है? स्पाइक है। ठीक है, इन्फ्लोरेंस है। और ये क्या है? ऑन। ऑन क्या होता है कि उनका जो, जैसे कि ये गेहूं है। ठीक है, तो गेहूं से ये जो निकला रहता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑन कहा जाता है। ये स्टेम हो गया, ये रूट्स हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? तो ये है फ्लैग लीफ। क्या है ये? फ्लैग लीफ है। ठीक है, जनरली फ्लैग कैसा होता है? फ्लैग मतलब होता है झंडा। ठीक है, कैसा रहता है? इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये हो गया झंडा। तो ये जो रहता है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो लीव्स रहते हैं उसको कहते हैं फ्लैग लीव्स। क्या कहते हैं? फ्लैग लीव्स कहा जाता है। फ्लैग लीव्स का क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, तो ये 52 से लेकर 56% जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है वो फ्लैग लीफ ही करता है। अगर फ्लैग लीफ को हटा दिया जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी भोजन प्राप्त होता है वो तुरंत ही इसको प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब यही लीव्स नहीं हो रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी ढंग से नहीं होगा और इसको भोजन भी ढंग से नहीं मिला। तो फ्लैग लीफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था उसका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के बाद आगे चलते हैं स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो राइस में वीट में जो रहता है, गेहूं में, वीट में 3 तरह के स्पीसीज होते हैं। एक तो होता है हेक्साप्लॉइड, दूसरा होता है टेट्राप्लॉइड, तीसरा होता है डिप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हेक्साप्लॉइड, तो हेक्सा जो प्लॉइड होता है उसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? तो हेक्सा मतलब 6। ठीक है, तो ये जो रहता है 2n = रहता है 42। क्या रहता है? 2n = 42 रहता है। ठीक है,
इसमें हेक्साप्लॉइड में कौन कौन सा आता है? तो हेक्साप्लॉइड में आता है टिक्टिकम एस्टिवम आता है। कौन सा आता है? टिक्टिकम एस्टिवम आता है, और टिक्टिकम स्फेरोकोकम आता है, और टिक्टिकम वेलगेयर। ये तीनों क्या है? हेक्साप्लॉइड है। कौन सा है? हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, इस जो टिक्टिकम एस्टिवम है इसको कहा जाता है क्या? कॉमन ब्रेड वीट। क्या कहते हैं इसको? कॉमन ब्रेड वीट कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग करते हैं, लगभग क्या है 87% तक जो ग्रोइंग करने का काम करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा वीट उगाया जाता है? तो याद रखिएगा टिक्टिकम जो एस्टिवम होता है उसको उगाया जाता है। कितना प्रतिशत? 87% तक। कितना प्रतिशत तक उगाया जाता है? 87% तक उगाया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। ठीक है, या स्पीसीज भी बोल सकते हैं, वैरायटी भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कहा जाता है। मैक्सिकन ड्वार्फ वीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है कि इम्पोर्टेड वैरायटी है। क्या है? इम्पोर्टेड वैरायटी मतलब क्या है? इसको इम्पोर्ट किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो किया गया था मैक्सिको से। कहाँ से किया गया था इसको इम्पोर्ट? मैक्सिको से किया गया था। किसने किया था? तो जो बोरलॉग है, ठीक है, एनी बोरलॉग जो है, जो वर्ल्ड के क्या माने जाते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। उन्होंने मैक्सिको से इसको इंपोर्ट किया था, इसीलिए इसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कहा जाता है, या मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी, या मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज जो कहो आप। ठीक है, और ये जो है अब बोरलॉग ने इसको क्या किया था कि इसको इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट मतलब इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका? मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का। तो ये तो उससे संबंधित है। मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है जो टोटल एरिया, जितने एरिया में गेहूं उगाते हैं उसका 87% तक इसी को उगाते हैं। इसको कॉमन ब्रीड वैरायटीज़ कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो इसको टिक्टिकम स्फेरोकोकम, ये भी क्या है? हेक्साप्लॉइड है। ये भी क्या है? हेक्साप्लॉइड है। ये जो रहता है इसको कहा जाता है इंडियन ड्वार्फ वीट। ठीक है, इसको ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब क्वेश्चन आता है कि इंडियन ड्वार्फ वीट कौन सा है, तो सब लोग इसको क्या सोचते हैं कि मैक्सिकन जो वीट होता है टिक्टिकम एस्टिवम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में क्या उगाया जाता है? जो ये टिक्टिकम एस्टिवम होता है उसको उगाया जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि जो इस स्फेरोकोकम को ना करके टिक्टिकम एस्टिवम को ही टिक लगा देते हैं। जबकि याद रखना कि इंडियन ड्वार्फ वीट कौन सा है? तो स्फेरोकोकम है। ठीक है, लेकिन मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कौन सा है? तो वो कौन सा है? एस्टिवम है। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है हमारे देश में, हमारा ही देश का है, लेकिन इसको ज़्यादा उगाते नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है रस्ट संबंधित जो बीमारी वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको नहीं। बस इसका यही याद रखिएगा हेक्साप्लॉइड है और ये इंडियन ड्वार्फ वैरायटी कहते हैं। तीसरा वेलगेयर, टिक्टिकम वेलगेयर। कौन सा? टिक्टिकम वेलगेयर। तो ये जो रहते हैं रेन फेड जो एरिया रहते हैं, ठीक है, रेन फेड एरिया रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये टॉल वैरायटी है। कैसा है? टॉल वैरायटी है या टॉल स्पीसीज है। फिर आता है टेट्राप्लॉइड। फिर क्या आता है? टेट्राप्लॉइड। टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है 2n = होता है 28। 2n = कितना होता है? 28 रहता है। याद रखिएगा, अगर गेहूं का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर है इसका, तो वो है x = 7। ठीक है, x = कितना है? 7। ठीक है, और इसको इसीलिए क्या होता है कि इसको क्या होता है 7x कहा जाता है। 7 = कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, 4x = कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28, और 2x = कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 40। ठीक है, तो ये सारी चीज़ x का जो होता है वो मोनोप्लाइड, ये सारी चीज़ को आप किस में पढ़ोगे? ब्रीडिंग में अच्छे से पढ़ोगे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, तो 7 रहता है। कितना रहता है? 7 रहता है। ठीक, 7 × 42, इसलिए हेक्साप्लॉइड हो गया 4। ठीक है, टेट्राप्लॉइड हो गया 2 हो गया, मतलब डिप्लॉइड हो गया। तो इसका जो 2n = जो टेट्राप्लॉइड होते हैं उसका 28 रहते हैं। 28 में कौन कौन से आते हैं? तो ड्यूरम आता है, मैक्रॉन, इसको क्या कहा जाता है?
ड्यूरम, ड्यूरम तो इसका खैर नाम ही हो गया। तो मैक्रोनी वीट, ये क्वेश्चन जो होता है एडीए में पूछा गया था, ठीक, इसमें पूछा गया था, एडीए में पूछा गया था कि जो मैक्रोनी जो वीट है वो किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा टिक्टिकम जो ड्यूरम है, ठीक है, टिक्टिकम ड्यूरम जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैक्रोनी, ठीक है। क्या कहा जाता है, मैक्रोनी वीट्स की, मैक्रोनी वीट यानी मैक्रोनी गेहूं किसको कहा जाता है करके आया क्वेश्चन। तो याद रखना ड्यूरम को, किसको कहा जाता है, ड्यूरम को कहा जाता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होते हैं वो सूजी वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसका जो रहता है सूजी, ठीक है, सूजी बनाने में, सेवाई वगैरह जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ड्यूरम का। याद रखिएगा सूजी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, सूजी हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, जो जनरली पास्ता वगैरह जो मिलते हैं ना, तो वो सब पास्ता का नाश्ता। तो याद रखिएगा सूजी बनाने के लिए, सेवाई वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये जनरली कहाँ कल्टीवेशन करते हैं, तो ये किया जाता है सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में हम जनरली क्या आ जाएंगे, सेंट्रल इंडिया में आ जाते हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा कहाँ आता है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक, कर्नाटक वगैरह होते हैं, इनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सेंट्रल और साउथ, ठीक है, साउथ इंडियन, साउथ इंडिया या साउथ इंडियन लोग इसको क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, किसको, ड्यूरम को, ठीक है। तो इसका ये जनरली याद रखना, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ भी इसका कल्टीवेशन करते हैं, किसका, ड्यूरम का। फिर आता है ईमर, ईमर वीड्स किसको बोलते हैं, तो डाइकोकम को बोलते हैं। याद रखिएगा ईमर किसको बोलते हैं, डाइकोकम को बोलते हैं। मैक्रोनी किसको बोलते हैं, ड्यूरम को बोलते हैं। जो ईमर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ईमर का जो, और याद रखिएगा इसका कल्टीवेशन कितने क्षेत्रों में है, इसका जो है 12%, ठीक, जितना कल्टीवेशन करते हैं उसका 12% जो होता है ड्यूरम का करते हैं, ठीक है। 87% तक किसका करते हैं, एस्टिवम का करते हैं। और इसका जो उपयोग होता है ईमर वीड्स, किसका वीड, ईमर्स वीड जो रहता है उसका उपयोग उपमा बनाने में करते हैं, किसका, उपमा, ठीक है, उपमा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, उपमा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उपमा साउथ इंडियन डिश का है, ठीक है, ये क्या है, साउथ इंडियन डिश है। जनरली कहाँ पे बनाया जाता है, इसको साउथ में बनाया जाता है, ठीक है, साउथ इंडियन लोग बनाते हैं इसको, उपमा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उपमा बनाने के लिए कौन सा वीट जो रहता है वो बेटर रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टिक्टिकम जो डाइकोकम है, ठीक है, ईमर, वो अच्छा रहता है। इसका जो कल्टीवेशन करते हैं मात्र 1%, कितना परसेंट करते हैं, 1% ही यूज़ करते हैं, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। फिर आता है डिप्लॉयड, क्या आता है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। तो जो डिप्लॉयड होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं उसको याद रखिएगा। तो डिप्लॉयड में आता है, डिप्लॉयड का जो क्रोमोसोम रहता है 2n = होता है 14, कितना रहता है, 2n = 14 होता है। इसमें जो आता है वो होता है मोनोकोकम, टिक्टिकम मोनोकोकम और टिक्टिकम एल्जीलोप्लॉयड, ठीक है, ये दोनों आते हैं। मोनोकोकम को और क्या कहा जाता है, तो मोनोकोकम को कहा जाता है, मोनोकोकम को कहा जाता है इन कॉर्न, क्या कहा जाता है, मोनोकोकम को क्या कहा जाता है, इन कॉर्न कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बस यही क्वेश्चन आता है। और ये जो क्लब और ये जो क्या बोलते हैं, स्पेरोकोकम होता है, ठीक है, स्पेरो जो कोकम होता है इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लब वीट कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब वीट भी बोलते हैं। याद रखिएगा किसको, स्पेरोकोकम को कहा जाता है, ठीक, इंडियन डॉट वैरायटी उसको क्लब वीट भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है स्पीसीज़ के लिए कि 3 स्पीसीज़ होता है, हेक्साप्लॉयड होता है, ठीक है, टेट्राप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या उनका यूज़ है, बस इतना ही याद रखिएगा स्पीसीज़ से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट का। तो जनरली हम लोग राइस को वीट को हम लोग जान रहे हैं कैसा क्रॉप है, तो वीट जो है वो रबी क्रॉप है, कैसा क्रॉप है, रबी क्रॉप है। और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए रहता है वो रहता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ड्राई मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट रहेगा, मतलब एयर में नमी नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो वीट होता है, वीट होता है वो C3 प्लांट है, कैसा है, C3 प्लांट है, कैसा ये, C3 प्लांट है,
ठीक है। C3 प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड, और C3 सेल्फ पॉलिनेटेड, और एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ये तीन चीज़ याद रखिए। कौन कौन सा है ये? C3 प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, और लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे, जितने भी रबी क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग डे होते हैं, और जितने भी खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? शॉर्ट डे। अब ये लॉन्ग डे शॉर्ट डे से क्या मतलब समझते हैं? जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ राइस का, ठीक है, राइस का हम लोग कब करते हैं? जून जुलाई में। कब करते हैं इसका? जून हो गया, और जुलाई में इसका सोइंग करते हैं। जून जुलाई में क्या करते हैं? हम इसको सोइंग करते हैं, ठीक है, इस समय। अब इसका जो हम लोग हार्वेस्टिंग किस समय करते हैं? तो सितंबर अक्टूबर में। अभी मैं क्या बताया, जितने भी खरीफ होते हैं, राइस, ये किसका बात हो रहा है? राइस। तो राइस क्या है? खरीफ है, ठीक है। तो जितने भी खरीफ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। अब शॉर्ट डे प्लांट क्यों कहते हैं? तो देखो, खरीफ में हम इसको, ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उनका फ्लावरिंग स्टेज को देख के क्या कहा जाता है? उनको शॉर्ट डे लॉन्ग डे कहा जाता है। अब जून जुलाई में हम लोग इसका किए हैं, जनरली क्या होगा? सितंबर अक्टूबर में उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। तो सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाता है? सितंबर अक्टूबर में ठंड का मौसम आ जाता है। क्या आ जाता है? ठंड का मौसम आ जाता है। और ठंड के मौसम में जो दिन का टाइम रहता है, ठीक है, शॉर्ट डे लॉन्ग डे मतलब हो गया उनका फ्लावरिंग टाइम को देखा जाता है। जिनको फ्लावरिंग के लिए 12 घंटा से कम, 12 घंटा से क्या रहता है? कम लाइट चाहिए रहता है, उसको शॉर्ट डे में कहते हैं। 12 घंटा से ज़्यादा वाला हो गया उसको लॉन्ग डे कहते हैं। और जिसको लाइट से मतलब ही नहीं है कि ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, उसको डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि शॉर्ट डे जो होता है मतलब ठंड के दिनों में, ठीक है, ठंड के दिनों में क्या होता है? दिन का जो रहेगा वो कम घंटे का रहता है, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग कब आता है इसका? सितंबर अक्टूबर, ठंड का महीना रहता है, ठीक है। तो उस समय जो दिन क्या होता है? जल्दी से सूरज क्या होता है? ढल जाता है। तो उससे याद रखिएगा, शॉर्ट डे जितने भी खरीफ रहते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट डे होते हैं। जितने भी रबी होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लोरिंग स्टेज को देख के कहा जाता है, जिनका जो अगर 12 घंटा से अगर उनको कम लाइट चाहिए है अपने फ्लोरिंग के लिए, तो क्या कहलाता है? शॉर्ट डे कहलाता है। जिसको 12 घंटा से ज़्यादा चाहिए रहता है वो लॉन्ग डे कहलाता है। और इसको हम लोग जनरली किसमें, अगर जून जुलाई में जितने भी अगर हम खरीफ को करते हैं तो उनका जो सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है। तो उस समय क्या होता है? उससे पहले फ्लोरिंग वगैरह आती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट डे कहा जाता है। क्योंकि ठंड के समय आ जाता है, और ठंड के समय में जो दिन रहता है वो छोटा रहता है, इसलिए शॉर्ट डे कहते हैं, ठीक है। दिन छोटा रहता है इसलिए शॉर्ट डे कहते हैं। और जबकि लॉन्ग डे में जैसे क्या हो गया, वीट को हम लोग नवंबर अक्टूबर नवंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, या नवंबर दिसंबर में इसको सोइंग कर रहे हैं। और ये क्या होगा? अप्रैल मार्च में इसका हार्वेस्टिंग आएगा। इस समय दिन कैसा हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, लंबा दिन हो जाता है, इसीलिए इसको लॉन्ग डे कह देते हैं फ्लोरिंग स्टेज में जो आता है। तो ठीक है, तो मेन हम अपने जो पढ़ रहे थे उसमें चलते हैं। तो इसका ये क्या है? कोल्ड एंड ड्राई जो रहता है, कोल्ड एंड ड्राई, इसको ह्यूमिड चाहिए रहता है, मतलब इनको एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए रहता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनको तापमान चाहिए रहता है अपने ग्रोथ को करने के लिए। जर्मिनेशन की बात करेंगे तो जर्मिनेशन के लिए इसको चाहिए रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है तापमान। टिलरिंग के लिए कितना चाहिए रहता है? तो टिलरिंग के लिए चाहिए रहता है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है। ग्रेन फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए रहता है? तो ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से जनरली ये क्वेश्चन आता है, टिलरिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है? तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि ऑप्टिमम इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 20 से 25 रहता है, ठीक है। मतलब वीट को हम लोग ग्रोइंग कर रहे हैं तो उसके 20 से 25 उसको चाहिए रहता है। तो क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसी में मार देते हैं, ठीक, किसमें कि 20 से वाले ऊपर वाले में जो रहता है 23, 24, 25। जबकि याद रखिएगा टिलरिंग के लिए 20 से तो कम ही है। ये कितना है? 16 से 20 है। कितना है? 16 से 20 है। क्या कर दिया भाई?
16 से क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है इसको, तो ये क्या रहता है कम ही है, तो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टिलरिंग के रहता है, ठीक है। और ये जो ग्रेन फॉर्मेशन के रहता है कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, कितना रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इससे ज़्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उनका जो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण जो होते हैं वो स्टाइल होने लगते हैं और पॉलिनेशन ढंग से नहीं होगा, फिर फर्टिलाइजर फिर ग्रेन भी वगैरह नहीं बनेंगे। सॉइल जो रहता है तो सॉइल के लिए इसके लिए कोई वो नहीं है, लगभग सभी प्रकार के सॉइल में इसका कर सकते हैं, लेकिन जो लोमी सॉइल रहता है वो अच्छा रहता है। यूपी में जनरली क्या होता है हाई प्रोडक्शन होता है किसका, वीट का, गेहूं का, तो यूपी में चाहे कौन सा सॉइल रहता है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल रहता है वो बेस्ट रहता है। पीएच की बात करेंगे तो पीएच इसका नॉर्मल रहता है 6.5 से 7.5 रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोइंग मेथड्स का। सोइंग मेथड से भी क्वेश्चन नहीं आता जनरली, क्योंकि जो सोइंग मेथड्स होते हैं उसमें तो सब लोग जानते हैं क्या क्या करते हैं। सोइंग मेथड्स पहला करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो भी आजकल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मेथड इसका और क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या करते हैं सिंचाई, जैसे आपको ये दिख रहा होगा बीज के द्वारा क्या करते हैं सींच दिया जाता है, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहलाता है। दूसरा जो होता है ड्रिलिंग मतलब होता है सीड ड्रिल वगैरह के द्वारा यूज़ करना। तीसरा जो मेथड्स होता है डिबलिंग, क्या होता है डिबलर के द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा डिबलर, यहाँ पे नोक लगा रहता है, ये जैसे हम लोग चलाते जाते हैं तो फिर क्या होता है ऐसे छिद्र यानी होल बनते जाता है, इन्हीं होल में क्या किया जाता है सीड वगैरह डाला जाता है, ठीक है। डिबलिंग के बाद आता है इसमें भी ट्रांसप्लांटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग का यूज़ करते हैं, बट ये ट्रांसप्लांटिंग जो मेथड्स होता है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। जैसे राइस में क्या था, जो श्री मेथड था, क्या था श्री मेथड था, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस उसमें डेवलप किया गया। ठीक उसी प्रकार क्या है इसमें भी यूज़ किया गया है इंटेंसिफिकेशन ऑफ वीट, ठीक है, क्या है इंटेंसिफिकेशन ऑफ वीट डेवलप किया गया है। सरसों में यानी मस्टर्ड में भी इंटेंसिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड करके किया गया है। ये जो ट्रांसप्लांटिंग में जो मेथड्स होता है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, नहीं ज़्यादा इसका लोग यूज़ करते हैं। पांचवा जो है मेथड्स वो है FIRB। यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि FIRB, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो FIRB मतलब होता है FIRB मतलब होता है क्या, FIRB मतलब होता है फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरो इरिगेटेड रेज बेड मेथड किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, ये वीट से रिलेटेड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये जो मेथड आपको दिख रहा है ये क्या है, फरो इरिगेटेड रेज बेड मेथड्स होता है, जो किससे संबंधित है, ये वीट से रिलेटेड है, किससे वीट से रिलेटेड है। ये आपको दिख रहा होगा ड्रिलर, ठीक है, सीड ड्रिल जनरली क्या है फर्टिकम और सीड जो रहता है मतलब फर्टिलाइजर और सीड दोनों को एक साथ जो सोइंग करते हैं उसका मेथड्स को यूज़ किया जाता है। ये आपको डिबलर दिख रहा होगा, ठीक, ये आपको ब्रॉडकास्टिंग मेथड दिख रहा होगा। और इसमें एक होता है पोरा और केरा विधि, ठीक है। छठवां आप याद रख लीजिए क्या, बिहाइंड द प्लाउ मेथड, तो इसको क्या बोलते हैं, बिहाइंड द प्लाउ मेथड्स। ये क्या होता है कि ये इनके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है केरा विधि, केरा मेथड, दूसरा होता है पोरा मेथड। कौन कौन सा, पहला हो गया केरा मेथड, दूसरा हो गया पोरा मेथड्स। पहला क्या हो गया केरा मेथड्स हो गया, दूसरा क्या हो गया पोरा मेथड्स। केरा मेथड्स क्या होता है, जब वो हल चलाते जाते हैं और हम लोग अपने हाथों के द्वारा सीड को हम लोग डालते जाते हैं, ठीक है, हल चलाते जाते हैं और अपने हाथों के द्वारा हम लोग सीड को उसमें डालते जाते हैं, वो कहलाता है केरा मेथड, ठीक है। पोरा मेथड्स क्या कहलाता है, तो पोरा मेथड्स में जैसे जैसे जो
हल चलाते जा रहे हैं तो उसमें एक फनल लगा रहता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, फनल लगा रहता है, और इस फनल में क्या करते हैं, सीड को गिराते जाते हैं, तो वो जो होता है वो पोरा मेथड्स होता है, ठीक है। हाथ के द्वारा सीड को डालते जा रहे हैं, हल चलते जा रहे हैं, तो वो केरा मेथड्स हो गया। पोरा जैसे जैसे जो हल है चलते जा रहे हैं उसमें फनल लगा रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, इस तरह से फनल लगा रहता है। इस फनल में क्या होता है, सीड को डालते जाते हैं और यहाँ गिरते जाता है, तो कहलाता है पोरा मेथड्स। क्या कहलाता है, पोरा मेथड्स कहलाता है। सीड रेट का बात करेंगे कि इसमें सीड रेट कितना रहता है, तो जनरली इसमें क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट कितना लगता है, ब्रॉडकास्टिंग अगर कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में जो सीड लगता है वो 100 kg लगता है। कितना लगता है, 100 kg लगता है। अगर आप क्या है लेट सोइंग कर रहे हैं तो आपको 25% या 25 kg आपको सीड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो लेट सोइंग करते हैं उसके लिए कितना हो जाएगा, लेट सोइंग के लिए ये हो जाएगा 125 kg। कितना हो जाएगा, 125 kg हो जाएगा। और ड्रिलिंग के द्वारा करें, किसके द्वारा, आप ड्रिबलर जो होता है, ठीक है, ड्रिबलिंग के द्वारा कर रहे हो तो इसके लिए जो सीड रेट चाहिए रहता है वो रहता है 25 से 30 kg। कितना चाहिए रहता है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये सारे क्या है, पर हेक्टेयर में, क्या है ये, पर हेक्टेयर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सोइंग डेट कब करना चाहिए, तो फर्स्ट फोर्टनाइट होता है, ठीक है। नवंबर का फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब पहला पखवाड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला पखवाड़ा। मतलब जो 15 नवंबर जो रहता है वो बेस्ट रहता है, ठीक है। 15 नवंबर रहता है वो क्या रहता है, सोइंग के लिए बेस्ट रहता है। इसको दिसंबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, 15 नवंबर रहता है, ठीक है। 15 नवंबर पहला पखवाड़ा जो रहेगा, सेकंड पखवाड़ा में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसमें प्रोडक्शन या ग्रोइंग जो प्लांट अच्छे से होते हैं वो होता है कौन सा, फर्स्ट नवंबर, ठीक। मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट हो गया, मतलब ये क्या, फर्स्ट पखवाड़ा 15 नवंबर जो रहता है वो बेस्ट रहता है। डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करेंगे, कैसे कैसे इसमें डेप्थ ऑफ सोइंग करते हैं, ठीक है। डेप्थ सोइंग की बात करेंगे, कितना डेप्थ में इसका सोइंग करते हैं, तो डेप्थ ऑफ सोइंग इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, कि कितने कौन सा आप प्रकार का सीड ले रहे हो। तो डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें, डेप्थ ऑफ सोइंग कितना गहराई में कर रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ जो सोइंग रहता है वो कितना रहता है, 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। क्या रहता है, 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि हम कौन से प्रकार का सीड ले रहे हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा छोटे ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे ले रहे हैं तो ऊपर में हमको लगाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा सीड रहेंगे उतने ऊपर में लगाएंगे, और जितना बड़ा सीड रहेगा उतने गहरे में लगाते जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल जीन वाला डॉर्फ वैरायटी को यूज़ कर रहे हैं, किसका, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी, समझ जाइए, इसको ड्वार्फ वैरायटी है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी का हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो कितना डेप्थ रहिए चाहिए, तो उसके लिए रहता है 3 से 4 सेंटीमीटर। ट्रिपल से याद रखिएगा कितना रहता है, 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर हम लोग किसका कर रहे हैं, कि ट्रिपल के बाद हम लोग डबल जीन, किसका उपयोग कर रहे हैं, डबल जीन वाले का उपयोग कर रहे हैं, किसका, डबल जीन वाले का उपयोग कर रहे हैं, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी का। तो उसके लिए किया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखा जाता है, ठीक है, सोइंग के लिए। और यदि हम लोग सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैरायटीज़ वगैरह का, कौन कौन सिंगल जीन है, कौन से डबल जीन वाले। तो सिंगल के लिए रखा जाता है 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी के लिए 3 से 4 रखते हैं, डबल के लिए 4 से 5 और सिंगल के लिए 5 से 6। और डेप्थ ऑफ सोइंग ऐसे नॉर्मल या एवरेज कितना रखते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर रखा, सॉरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्रिटिकल स्टेज कौन कौन से होते हैं। तो इनमें जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो CRI स्टेज, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है, टेलरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लोरिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज और डफ स्टेज, ठीक है। अब ये है कि आपको जो बताया था कि क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है, कि जो बर्ड्स रहता है लास्ट वाला, तो वहाँ से जो निकले रहता है इस तरह से, ये परमानेंट रूट्स रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, परमानेंट रूट्स रहता है, इसको क्राउन टाइप का दिख रहा है ना, मतलब उनके मुकुट टाइप का। तो ये कब आता है, तो ये आता है 20 से 25 दिनों में, ठीक है। जितना हम लोग डेट ऑफ सोइंग, ठीक है, हम
इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेट ऑफ सोइंग। जितना हम लोग क्या है जितना हम लोग सोइंग किए हैं उसके 20 से 25 दिनों में क्या आ जाता है, ये ग्राउंड रूट इनिशिएशन वाला जो स्टेज रहता है वो आ जाता है। स्पेशली कहें तो 21 दिनों में, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछेगा 21 दिनों में आ जाता है, ठीक है। टिलरिंग जो स्टेज होता है वो कब आता है, तो टिलरिंग जो स्टेज रहता है वो 40 से 60 DAS, जितने भी हम लोग सोइंग किए रहते हैं उसके 40 से 60 दिनों में टिलरिंग स्टेज आ जाता है। और ये जो जॉइंटिंग स्टेज कब आता है, तो जॉइंटिंग स्टेज जो आता है वो आता है 60 से 80। कब आ जाता है, 60 से 80 दिनों में आ जाता है, याद रखिएगा। कब आ जाता है, जॉइंटिंग 60 से 80 दिनों में आ जाता है। उसके बाद फ्लोरिंग कब आता है, तो फ्लोरिंग जो होता है 80 से 85। ये 40 से 45 है, ठीक है। ये कितना है, 40 से 45 में आ जाता है। और ये कितना आ जाता है, 60 से 65 में, ठीक है। रहने को 60 से वो 80 दिनों तक का रहेगा, क्योंकि 80 से क्या आ जाता है, 80 से 85 जो रहेगा वो फ्लोरिंग स्टेज आ जाता है, ठीक है। डेट जितना भी हम सोइंग करेंगे उसके 80 से 85 दिनों के बाद ये फ्लोरिंग स्टेज आ जाएगा। मिल्किंग स्टेज कब आता है, तो ये 100 से लेकर 105 दिनों में क्या आ जाता है, मिल्किंग स्टेज आ जाता है। डफ स्टेज कब आता है, तो डफ स्टेज जो आता है वो आता है 115 से लेकर 120 दिनों में, ठीक है। मतलब 115 से 120 दिनों के बाद आता है। डफ स्टेज क्या होता है कि डफ स्टेज मतलब होता है उनके दानों में जब दूधिया रहता है, मतलब दाना क्या रहता है, हल्का सा दूधिया टाइप रहता है। वो दूधिया क्या होता है, जब सॉलिड होने लगता है, मतलब कठोर होने लगता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डफ स्टेज कहा जाता है। अगर ये वाटर के केस में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वाटर जो क्रिटिकल स्टेज कौन सा रहता है, तो रहता है CRI रहता है। मोस्ट IMP याद रखिएगा कि अगर किस स्टेज में हम लोग पानी नहीं देंगे वीट को तो कितना ज़्यादा हानि होगा, तो उसके लिए कौन सा CRI है, ठीक है। जनरली इसमें 6 इरिगेशन करते हैं, लेकिन हमारे जो किसान वगैरह रहते हैं मुश्किल से 2 या 3 करते हैं, ठीक है। 2 या 3 करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। CRI जो स्टेज रहता है जिनके पास, और ये भी डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में उनके पास पानी है, तो CRI जो होता है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज रहता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जस्ट ये जड़ के नीचे, मतलब जो सॉइल है उसके नीचे ही रहता है। और सॉइल कहीं सूख गया, क्या हो गया, सॉइल जो हो गया सूख गया, तो सूख गया तो ये भी क्या हो जाएगा, सूखने लग जाएगा। अब ये सूख गया तो मतलब उनका तो प्लांट की डेथ हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसमें सॉइल में नमी होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ एक ही इरिगेशन देना है, तो एक ही इरिगेशन देना रहता है, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। और हमको अगर डबल इरिगेशन देना है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 इरिगेशन है, तो 2 इरिगेशन में किसका यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग का, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, फ्लोरिंग का। 2 चीज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 1 इरिगेशन है तो हम लोग सिर्फ कब देंगे, CRI स्टेज में देंगे। अगर 2 इरिगेशन है तो कब देंगे, हम लोग फ्लोरिंग में देंगे और CRI में देंगे। किस में देंगे, 1 इरिगेशन है तो CRI में, 2 इरिगेशन है तो CRI और फ्लोरिंग में। कब देंगे, फ्लोरिंग में। फ्लोरिंग में देंगे। अगर 3 इरिगेशन है तो CRI में तो देना ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक को छोड़ के याद रखना, ज्वाइंटिंग में, ठीक है। ज्वाइंटिंग में दे देते हैं और फ्लोरिंग स्टेज में, ठीक है। इन तीनों स्टेज में दिया जाता है पानी को। तो ये था इम्पॉर्टेंट, आपको ये दिख रहा होगा कौन कौन सा, ये टिलरिंग स्टेज है, ये ज्वाइंटिंग स्टेज है, ये बूटिंग स्टेज है, ठीक है। और ये है फ्लोरिंग एंड हेड, और ये जो है मेन। तो स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमने वीट का क्रॉप को देख रहे थे, आज हम वीट के आगे के बारे में जानेंगे। तो उसमें एक टर्म आता है क्रिटिकल स्टेज। तो इसके बारे में हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके थे कि क्या क्या पढ़े थे कि अगर इरिगेशन हमारे पास सिर्फ एक है तो हम लोग कौन सा करेंगे, तो जो CRI स्टेज होता है उसी स्टेज में ही पानी देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इरिगेशन है तो दूसरा हम लोग कहाँ देंगे, एक तो फ्लोरिंग में देंगे, दूसरा यहाँ पे देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 इरिगेशन है, ठीक है, तो 3 इरिगेशन में तो तीसरा इरिगेशन कहाँ देते हैं, ये मिल्किंग स्टेज जो होता है उसमें देते हैं। वीट का जो खेती करते हैं तो उसके पूरे जीवन चक्र में उनको चाहिए रहता है
45 से 65 सेंटीमीटर इतना वाटर चाहिए रहता है। कितना वाटर चाहिए रहता है? पूरे उनके लाइफ साइकिल में उनको 45 से लेकर 65 सेंटीमीटर वाटर चाहिए रहता है। अगर वो वैरायटी क्या है? ड्वार्फ है। क्या है वैरायटी? वैरायटी अगर वो ड्वार्फ वैरायटी है तो उसके लिए कितना वाटर चाहिए रहता है? तो ड्वार्फ वैरायटी के लिए जो वाटर चाहिए रहता है वो रहता है 30 से लेकर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्वार्फ वैरायटी रहता है उसके लिए 30 से 65 या 30 से 60 सेंटीमीटर उनको वाटर चाहिए रहता है। अगर वो देसी है, ठीक है, देसी अगर वैरायटी है उसके लिए कितना वाटर चाहिए रहता है? हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। तो देसी जो अगर वैरायटीज है तो देसी के लिए चाहिए रहता है 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना चाहिए रहता है? 15 से 20 सेंटीमीटर वाटर चाहिए रहता है देसी वैरायटीज के लिए। देसी वैरायटी के 15 से 20 सेंटीमीटर वाटर चाहिए रहता है। और हमको वीट के केस में कितना इरिगेशन देना रहता है? तो वीट के केस में हमको 6 इरिगेशन देना रहता है। कितना इरिगेशन देना रहता है? 6 इरिगेशन देना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइट सॉइल है, कैसा सॉइल है? लाइट सॉइल है, तो उसके लिए जो हम लोग वाटर देते हैं तो इरिगेशन का जो संख्या रहता है, नंबर ऑफ इरिगेशन कितना देते हैं? 5 देते हैं। कितना देते हैं? 5। किसमें? लाइट सॉइल में। ठीक है, लाइट सॉइल में इरिगेशन जो देते हैं हम कितना देते हैं? 5 इरिगेशन देते हैं। वैसे हमको जो वीट के केस में कितना इरिगेशन देना है? हमको 6 इरिगेशन देना है। इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डॉर्फिंग जी। डॉर्फिंग मतलब ऐसा है कि जो अब पहले का जो वीट था, पहले का जो गेहूँ था वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, मेरे से हाइट से भी बहुत लंबे लंबे होते थे। फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 1966 में 70 में, तो क्या हुआ था कि इस समय जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, तो उस समय बहुनी प्रजाति को हमारे इंडिया में उगाना बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको उगाया जाने लगा। तो ये डॉल्फिन जीन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो जो डॉल्फिन जीन रहता है उसके लिए जो नॉरिन रहता है, ठीक है, नॉरिन जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये नॉरिन जीन आया कहाँ से? तो पहले ये जो नॉरिन जीन था वो आया था जापान से। कहाँ से आया? ये आपको दिख रहा होगा, ये है जापान। तो जापान में क्या था कि डॉल्फ वैरायटी जितने थे उनका क्या बनाया गया था? यहाँ सीरीज बनाया गया, मतलब यहाँ डॉल्फ वैरायटी पहले से ही थे तो उनका नॉरिन से नाम के क्या है, बहुत सारे वैरायटी के सीरीज थे। उनमें से जो नॉरिन 10 है, कौन सा? नॉरिन 10 जो वैरायटीज है इनसे एक डॉल्फ ये जो वैरायटी है इससे जो एक डॉल्फ जीन रिलीज किया गया था वो कौन था? नॉरिन। कौन था? नॉरिन जीन था। तो इसको क्या किया गया था कि 1948 में, कब? 1948 में एक वैज्ञानिक थे साल्मोनेट, इन्होंने यूएसए में लाया था। ठीक है, यहाँ जापान से इस जीन को कहाँ से लाया था? ये यूएसए में लाया था। यूएसए में इन्होंने क्या किया था कि यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, कौन सा? डॉक्टर ओ ए वर्गेन। तो इन्होंने यूएसए में एक वैरायटी रिलीज किया, डॉल्फ वैरायटी रिलीज किया। उस डॉल्फ वैरायटी का नाम था ग्रेन। ठीक है, क्या नाम था? ग्रेन्स नाम था। फिर ये जो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो गेहूँ होते हैं तो उनका जो डॉल्फ या उनसे गेहूँ से जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं? सिगमीट में होते हैं। कहाँ होते हैं? सिगमीट में। सिगमीट कहाँ है? तो ये मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में जितने भी वीट संबंधी रिसर्च होते थे तो फिर वो जो रिसर्च के लिए वोलॉग थे, कौन सा? डॉक्टर एनी वोलॉग, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता था, उन्होंने क्या किया था? 1961-65 में इस पर रिसर्च किया और बहुत सारे डॉल्फ वैरायटी रिलीज किए गए। उसके बाद फिर 1963 में क्या किया गया था कि रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा वहाँ से, कहाँ से? मैक्सिको से बहुत सारा जो डॉल्फ वैरायटी से संबंधित जैसे सोनारा 64 है, इन सब चीज़ का 100 केजी सीड लाया गया था। क्या लाया गया था? 100 केजी सीड लाया गया था। कहाँ से? तो ये लाया गया था, ये जो सिगमीट था मैक्सिको से, वहाँ से लाया गया। फिर उनके बारे में रिसर्च हुआ कि जो सोनारा 64 इन सारी चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन में थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया कि इधर आपको ये सारी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको एक हिस्ट्री पता होना चाहिए कि जो नॉरिन नाम का जो सीरीज था वो कहाँ था? जापान में था। तो नॉरिन जो 10 एक वैरायटी थे, वहाँ से नॉरिन 10 से नॉरिन जो जीन था वो डॉल्फ जीन से बनाए गए थे। वहाँ से फिर जापान से कहाँ लाया गया था? ये यूएसए में लाया गया था। यूएसए में कौन लाया था? साल्मोन ने लाया था। ठीक है,
उसके बाद यूएसए में ही जो ग्रेन नाम का एक वैरायटी रिलीज किया गया था जो डॉर्फ वैरायटी था। उसके बाद बॉलेम ने उसके बाद बहुत सारा रिसर्च किया, कहाँ पे, ये सीवीड जो मैक्सिको है वहाँ पे, फिर वहाँ से फिर हमारे इंडिया में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1963 में। उसके बाद फिर इसके बारे में रिसर्च हुआ, नया जीन तैयार किया गया। उसके बाद 1966 में क्या हुआ था? हरित क्रांति आया था। ये सब उसी की वजह से आया था। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना कौन सा रहता है जो जीन रहता है जो ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो है नॉरिन 10। कौन सा है? नॉरिन 10। नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटीज के बारे में। तो इसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, सिंगल ड्वार्फ, ये सारे जो जितने भी वैरायटी है आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये सारे को आप रटने वाला चीज है। तो सिंगल जो जीन ड्वार्फ वैरायटी होते हैं वो कौन कौन से? तो लर्मा रोजा 64A, सुजाता हो गया और सोनालिका हो गया। सोनालिका को सिलेक्शन के थ्रू क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। किससे सिलेक्शन किया गया था? तो HD 1553। ठीक, इसको याद रखिएगा। 1553 HD 1553 से क्या किया गया था? इसका सिलेक्शन करके सोनालिका जो वैरायटी है वो रिलीज किया गया था। और कौन सा था? RR21 121 का। ये जो सुजाता जो रहता है वो हिली रीजन के लिए अच्छा रहता है। किसके लिए अच्छा रहता है? जो हिल रीजन होते हैं उनके लिए, नॉर्थ हिल रीजन, ठीक है, उत्तर जो भारत होते हैं उनके लिए अच्छे रहते हैं। ठीक, वहाँ के जो पहाड़ी इलाके रहते हैं उसके लिए जो सुजाता वैरायटी रहता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, ये जो लर्मा रोजा ये 64 है, ये सारी चीज़ क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। इससे जो नॉरिन 10 है ये सारे डॉर्फ वैरायटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो डबल जीन डॉर्फ वैरायटी। डबल जीन जो डॉर्फ वैरायटी है वो कौन कौन सा है? कल्याण 16। कौन सा है? कल्याण 16 है। सोनारा 64 है। लर्मी छोटी लर्मा है। HD 2009 हो गया, जिसको अर्जुन कहा जाता है, जनक, इसको याद रखिएगा। ये जो कल्याण 16 है ये किससे किससे डेवलप किया गया था? तो कल्याण जो 16 है वो कल्याण 227 और सोनारा 64। ठीक है, कौन सा? सोनारा 64 से दोनों से क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। सोना 227। ठीक है, इन दोनों से डेवलप किया गया था। ये कल्याण जो सोना है किससे किससे डेवलप किया गया था? तो डबल जीन है तो यहाँ 2 जीन लगेगा। एक तो कल्याण 227 का जीन था, दूसरा सोना जो था 227, इन दोनों के जीन के द्वारा क्या डेवलप किया गया था? कल्याण 16 डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद और डबल जीन वैरायटी कौन कौन से है? तो डबल जीन और कौन कौन सी वैरायटी है उसमें है? सोनारा 64 हो गया, छोटी लर्मा हो गया, ये सारे चीज को डेवलप किया गया था। ये जो ये अर्जुन है उसको याद रखिएगा। मेन जीन इन दोनों को याद रखिएगा, ये ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ट्रिपल जीन, तो ट्रिपल जीन में कौन कौन सा डॉट वैरायटी? तो ट्रिपल जीन में है हीरा मोती और लाल बादशाह। जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको याद रखने के लिए किया गया है ये हीरा मोती, इससे याद रखिएगा। तो ट्रिपल जीन्स में आपको 3 लोग दिख रहे हैं, 3 से समझ रहे हैं ट्रिपल। तो ट्रिपल जीन जो है डॉट वैरायटी कौन कौन से है? तो हीरा मोती और लाल बादशाह। कौन कौन से है? हीरा मोती, लाल बादशाह है। उससे अतिरिक्त क्या है? म्यूटेशन के थ्रू भी क्या है? वैरायटी रिलीज किया गया। तो म्यूटेशन से जो वैरायटी रिलीज किया गया है वो है साबरमती सोना और कौन सा है? एक तो है पूसा लर्मा। ठीक है, तो ये जो साबरमती सोना जो है ये सोनारा जो 64 है उससे रिलीज किया गया है। और ये जो पूसा लर्मा जो है ये कहाँ से किया गया है? तो लर्मा ये कुछ दिख रहा होगा, लर्मा वो जो 64, ठीक है, इससे डेवलप किया गया, इसके म्यूटेशन से ये डेवलप किया गया। इतना आपको याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या याद करना है? सिंगल जो डॉर्फ जीन वैरायटी है तो उनमें से कौन कौन सा है? तो वो है लर्मा रोजा, ठीक है, सुजाता हो गया, सोनालिका हो गया। सोनालिका को सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया था। और ये जो लर्मा रोजा है, ठीक है, ये क्या है? जीन्स वगैरह का डेवलप करके बनाया गया था। कौन सा? जीन वगैरह डेवलप करके बनाया गया था, उसको याद रखिएगा। कि उसके बाद कल्याण सोना, ये क्या है? डबल जीन वाला है। क्या है ये? डबल जीन वाला है। ठीक है, ये क्या है? डबल जीन वाला है। तो डबल जीन में किसका किसका? कल्याण सोना 227 और कल्याण सोना 227 दोनों का करके बनाया गया। सोनारा जो 64 है और लर्मी रोजा, ठीक है, ये भी इसको याद रखिएगा। ट्रिपल जीन्स में याद रखिए हीरा मोती लाल बादशाह। ठीक है, क्या क्या है? हीरा मोती लाल बादशाह। और साबरमती सोनारा में कौन है? तो साबरमती सोनारा, ठीक है, और पूसा लर्मा। तो इसको याद रखिएगा, ये किससे करके किसका म्यूटेशन करके बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लर्मा रोजा। ठीक है, ये जो पूसा लर्मा है वो
लर्मा रोजा से बनाया गया है। और ये जो सोनारा है, ठीक है, सोनोरा है, ये सोनोरा 64 से बनाया गया है, ठीक है, इससे सोनोरा ये जो 64 है उससे बनाया गया है, ठीक है, मतलब उसके म्यूटेशन से बनाया गया। वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कौन कौन सा इसमें वीड आता है, तो इसका ऑब्जेक्शनल वीड जो रहता है वो कौन सा है, कार्बोनेरिस अर्गेंसिस, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिरणखुरी, क्या कहा जाता है, हिरणखुरी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब चीज़ बता रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या नाम बस याद रखना है कि कौन सा जो है जो वीट का गेहूं का ऑब्जेक्शनल वीट है, तो याद रखिएगा कौन सा है, हिरणखुरी, जिसको कार्बोनेरिस अर्गेंसिस कहा जाता है। जो एसोसिएटेड वीट्स कौन सा है, एसोसिएटेड वीट जो है वो फाइलेटस मिनोर है, एरिमन कथवा है, चिनोपोटेशियम एल्बम है। और अगर ये क्या करें कि मिमिक्री वीट्स कौन सा है, मिमिक्री वीट्स है वो है फाइलेटस मिनोर, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो ये जो है फेनेरिस मैन्योर हो गया, एविना कथवा हो गया, ये क्या है, ये लोग ये और उसके अतिरिक्त चिनोपोडियम एल्बम, और ये दोनों हैं ब्रॉड लीफ वाले, ये क्या है, चिनोपोडियम एल्बम हो गया, और ये कार्बोनेरिस ये ब्रॉड लीफ वाले हैं, और ये दोनों हैं वो क्या है, नैरो लीफ वाले, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मिमिक्री वीट्स में ये क्या है, इसको गेहूसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेहूसा, गेहूं का मामा कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, और इसको मिमिक्री वीट्स इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग क्या, जब तक उसका फ्लावरिंग नहीं है, लगभग क्या आपका 45 से 50 दिनों तक आपको गेहूं और ये जो वीट रहेगा दोनों अगर खेत में उगे हैं उसमें आप पहचान ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर रहता है, मार्कोलॉजी रहता है, सेम टू सेम रहता है, ठीक है। उसको फ्लावरिंग स्टेज में आप पहचान सकते हो, जिसकी वजह से इसमें बहुत दिक्कत होता है। फिर इसका मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो चौड़े पत्ती वाले कौन कौन सा है, तो चौड़े पत्ती वाले हैं ये और ये, तो इनके लिए जो चौड़े पत्ती वाले होते हैं उनके लिए जो हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 2,4-D, इसका उपयोग करते हैं 2,4-D करते हैं। लेकिन ये जो फाइलेटस मैन्योर है, ठीक है, ये सब चीज़ तो नैरो वाले हैं, नैरो लीफ वाले हैं, ठीक, सकरी पत्ती वाले हैं, इनको लिए यूज़ करते हैं आइसोप्रोट्रम, क्या करते हैं, आइसोप्रोट्यूरोन, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज़ होने वाला जो हर्बिसाइड है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, ठीक। तो आइसोप्रोट्रान है, उसको याद रखिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइलेटस मैन्योर के लिए। लेकिन क्या है, ये जनरली आप जानते हो कि गेहूँ वगैरह कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, तो गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है पंजाब हो गया और हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगाया जाता है। तो वहाँ भी ये जो हर्बिसाइड है इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि वहाँ अगर इसका यूज़ करें आइसोप्रोट्रान, तो इसके लिए फाइलेरिस मैन्योर के, ठीक है, गेहूसा के अगर यूज़ करें कौन सा, आइसोप्रोट्रान, तो वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। वो वहाँ की देखो कोई भी बच्चा रहता है, क्या रहता है, किसी को बार बार मारते रहोगे तो क्या बूढ़ा पड़ गया, क्या बोलते हैं, वैसे क्या है, इतना ज़्यादा हीट हो चुका है, मतलब हीट हो चुका है कि यहाँ भी इसका रेसिस्टेंट हो गया कि आप आइसोप्रोट्रान को अगर यूज़ करोगे तो वहाँ ये जो वीड है उसके लिए काम नहीं करेगा। तो वहाँ क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ किया जाता है सल्फोफ्यूरान, क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरान, क्या सल्फोफ्यूरान का यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो पंजाब सिर्फ अगर ये पंजाब हो गया, हरियाणा में हो गया, तो उसके लिए कौन सा अगर हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं तो सल्फोफ्यूरान हो गया, उसका यूज़ किया जाता है। इसके बजाय इसके आइसोप्रोट्रान, बाकी जगह में आइसोप्रोट्रान यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी जगह में उतना ज़्यादा इसका केस नहीं है और इतना रेसिस्टेंट नहीं हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसको रेसिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, अभी ये बताया कि पंजाब और हरियाणा में रेसिस्टेंट हो गया है। वो रेसिस्टेंट हो गया करके रिसर्च किसने किया था, उसको रिसर्च किया था डॉक्टर आर के मलिक ने, ठीक है, किसने रिसर्च किया था, डॉक्टर आर के मलिक, ठीक, डॉक्टर आर के मलिक ये कहाँ थे, हिसार के, हिसार कहाँ है, हरियाणा में। तो इन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में ये आइसोप्रोट्रान को इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं जिसकी वजह से ये जो है जो वीड है वो रेसिस्टेंट हो गए हैं इसके प्रति। तो आइसोप्रोट्रान जो किसने बताया था, डॉक्टर आर के मलिक ने बताया था।
तो ये सारी चीज़ें थी इसमें वीट में। और वीट का अगर अब सेलिंग की बात करेंगे, सेलिंग परसेंटेज कितना रहता है, तो रहता है 60 रहता है। कितना रहता है, 60 रहता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसी का